हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उत्तम्स ओपिनियन में। और आज हम चर्चा करेंगे चीन भारत से इतनी दुश्मनी क्यों रखता है, क्यों चीन भारत को हर वक्त आंखें दिखाता फिरता है, क्यों हमेशा भारत पर अपना बातें मनवाने पर तुला रहता है, क्यों भारत से इतनी दुश्मनी करता है। आमतौर पर सब यही जानते हैं कि दलाई लामा 29 मार्च 1959 को भारत आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें शरण दिया और चीन भड़क गया और उसने 1962 में आक्रमण कर दिया। लेकिन ये एक अधूरा सत्य है। पूरे सत्य आज तक कोई नहीं जानते हैं कि चीन भारत से इतनी नफरत क्यों करता है। दरअसल ये भारत चीन युद्ध होने के काफ़ी साल पहले की बात है, लगभग उससे भी 70-80 साल पहले की बात है, जब चीन में राजतंत्र हुआ करता था और भारत भी ब्रिटिश शासन के अधीन था। और उस वक्त चीन में राजशाही चल रही थी, ये तो सब जानते हैं। भारत में जो ब्रिटिश सरकार कायम थी उसकी नज़रें चीन पर टिकी हुई थी। वो चीन को अपनी उपनिवेश बनाना चाहती थी और वो चीन के क्षेत्रों पर भी, उनके संसाधनों पर भी अपनी निगाहें रखती थी। लेकिन चीनी लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे, जबकि ब्रिटिश सरकार उन्हें स्वतंत्र रखना नहीं चाहती थी। वो हर हाल में अपने कब्ज़े में रखना चाहती थी। तो उन्होंने वैसा ही तरीका अपनाया जैसा तरीका उसने भारत के साथ अपनाया था। पहले व्यापार शुरू किया चीन के साथ, जैसे पहले भारत के साथ शुरू किया। लेकिन चीनी सामान यूरोप में बहुत ही ज़्यादा बिकता था, जिससे अंग्रेज़ों को घाटा होना शुरू हुआ। अंग्रेज़ों का सामान चीन में नहीं बिकता था, लेकिन चीन का सारा सामान यूरोप में बिकता था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि ऐसा क्या करें कि हमें चीन में मुनाफा कमाएं। इसीलिए उन्होंने चीन में अफ़ीम बेचना शुरू किया। चीनी लोगों को अफ़ीम की लत लगाना शुरू किया, जिसके कारण चीन की सरकार को अफ़ीम पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। इससे अंग्रेज़ व्यापारियों को घाटा हुआ। तब अंग्रेज़ों ने चीन सरकार से कहा कि वो प्रतिबंध हटाए, लेकिन चीन सरकार नहीं मानी। तब अंग्रेज़ ने युद्ध छेड़ दिया। 1839 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी तक चीन और ब्रिटेन की बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में चीन की पराजय होती है और चीन की पराजय की मुख्य भूमिका निभाने में ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना का भी बहुत बड़ा योगदान था। उस वक्त ब्रिटिश सेना का बहुत बड़ा भाग इंडियन आर्मी थी और वो चीन में गई और युद्ध किया, जिसके कारण उन्हें चीनी जनता का विरोध का सामना करना पड़ा। चीनी जनता के मन में भारत और भारतीयों के प्रति रोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो गलत है कि भारतीयों को हमारे साथ ये नहीं करना चाहिए, जबकि वो जानते थे कि ब्रिटिश सरकार भारत पर काबिज़ है और भारत पर ब्रिटेन का हुकूमत है। लेकिन भारतीय सेना ने ब्रिटिश सेना के के आदेश पर जो उनके हाथों हत्याएं हुआ, वध हुआ चीनी लोगों का, इस कारण उनके मन में रोष उत्पन्न हुआ। तो युद्ध में चीन की पराजय होती है। प्रथम अफ़ीम युद्ध होता है और चीन में एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी तैनात कर दी जाती है। अब वक्त आता है 1856 ईस्वी का। एक बार फिर चीन और ब्रिटेन की युद्ध छिड़ जाता है। इस बार भी ब्रिटिश सेना जीत जाती है और ब्रिटिश सेना में जाहिर सी बात है भारतीय सेना भी होंगी। इसीलिए चीनियों के मन में और रोष बढ़ जाता है। उस युद्ध के पश्चात चीन पर ब्रिटिश सरकार का उपनिवेशिक नियंत्रण और भी बढ़ जाता है और चीन के 5 बंदरगाह ब्रिटिश सरकार को देने पड़ते हैं। और यही नहीं, हांगकांग जैसा समृद्ध शहर भी ब्रिटेन के आधिपत्य में चला जाता है 99 साल के लीज पे। कहाँ तो जाता है ये 99 साल की लीज पे, लेकिन चीन को ये 99 साल की लीज के बाद भी नहीं मिला और काफ़ी साल बाद ये 1997 ईस्वी में ये चीन को मिला। उसके पहले कभी नहीं मिला। तो हांगकांग भी चला गया
5-5 बंदरगाह भी चले गए और ब्रिटेन का चीन पर प्रभुत्व भी स्थापित हो गया। यही नहीं, चीनी सरकार से ब्रिटिश सरकार ने यह शर्त भी रखी कि जितने भी ब्रिटिश नागरिक हैं वो चीन में बसेंगे और उनके हाथों यदि कोई अपराध होता है तो उसकी सुनवाई ब्रिटिश न्यायाधीश करेंगे, ना कि चीनी न्यायाधीश। ये सब से उनके मन में, यानी चीनियों के मन में और नफरत जगा। अब हम आगे आते हैं 1914 ईस्वी। मैकमोहन लाइन तो आप जानती होंगे, अभी भारत और चीन के बीच 890 किलोमीटर लंबी मैकमोहन लाइन है। तो हुआ उस वक्त चीन का अभिन्न अंग तिब्बत नहीं था। 1911 ईस्वी में जब मंचू राजवंश का पतन हुआ तब तिब्बत भी चीनी अधिपत्य से मुक्त हो गया था। तो भारत सरकार ने उस वक्त, जो ब्रिटिश सरकार थी, चीन से और तिब्बत से मैकमोहन रेखा बनाई संधि करके। चूँकि मैकमोहन रेखा 890 किलोमीटर लंबी थी और अरुणाचल प्रदेश, ये जो इलाका था, ये चीन और तिब्बत दोनों ने मांगा कि ये भारत का अभिन्न अंग है। तो मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई और जब कम्युनिस्ट शासन आया तब उन लोगों का मानना था, माओ जेडोंग का मानना था कि उस वक्त चीन कमज़ोर था और ब्रिटिश सरकार ने अपनी शक्ति के दम पे चीन से ये बात मनवाया। इसी कारण वो मैकमोहन रेखा को नहीं मानते हैं और उन्होंने मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन को अपना मित्र माना, लेकिन वो चीन को समझने में नाकामयाब रहे, क्योंकि जब कम्युनिस्ट चीन स्थापित हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को घोषणा हुई थी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, उससे पूर्व ही 4 महीना पूर्व ही चीन की कल्चरल पत्रिका सीजी जिंसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पश्चिमी एजेंट बताया गया था। चीन की कल्चरल पत्रिका में पश्चिमी एजेंट बताया था। और 1950 ईस्वी में जब हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का मृत्यु हुआ तब उन्होंने मृत्यु से पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था और उसमें पत्र में बताया था कि तिब्बत और हमारे और चीन के बीच तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में था। उसके चले जाने पे अब असली खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि चीन पहले विभाजित था, उसकी ताकतें आपस में बटी हुई थी, उनकी अपनी समस्या थी, लेकिन अब वो एक हो गए हैं। अब उनमें सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है, अब वे अपनी समस्याओं से निजात पा चुके हैं, इसीलिए अब असली खतरा पैदा होगा, इसीलिए उन्होंने नेहरू जी को सावधान किया था। लेकिन नेहरू जी ये मान के चल रहे थे कि भारत आज़ाद हुआ है अंग्रेज़ों से, चीन भी आज़ाद हुआ है, दोनों ने आज़ादी की लड़ाई लड़के हासिल की है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के मित्र बनेंगे। लेकिन नेहरू जी ये भूल गए कि दोनों ने लड़ाई किस प्रकार हासिल की है। भारत ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और सहयोग आंदोलन जैसे अहिंसक आंदोलन सूत्रपात करके अपनी आज़ादी पाई, जबकि चीन ने जापान जैसे हिंसक देश के साथ, जापान जैसे उस वक्त औपनिवेशिक ताकत के साथ युद्ध लड़ करके अपनी स्वतंत्रता बचाई थी। तो दोनों के बीच काफ़ी अंतर था। और उस वक्त ब्रिटिश पत्रकार लिटनर ने अपनी किताब इंडिया चाइना वॉर में लिखा है कि आदर्शवादी नेहरू यह समझने में नाकामयाब रहे कि भारत और चीन के बीच अंतर क्या था। नेहरू जी ये मानकर चल रहे थे कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संधियां की हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पूरा विश्व स्वीकार करता है, अगर चीन कुछ भी करेगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय संधियां, ये सारे चीज़ वो विश्व के आगे रख देंगे और चीन को ये स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन वो भूल गए कि चीन ने कभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां या नियमों का कभी पालन किया ही नहीं था। और दलाई लामा के आने से बहुत पूर्व 1957 ईस्वी को चीन ने 179 किलोमीटर लंबी सड़क अक्साई चीन में बना डाली थी।
और उस वक्त 1954 से लेकर 57 तक 4 बार चीनी प्रधानमंत्री दलाई लामा भारत आए और यहाँ से नेहरू जी भी 1954 में गए और उनका जोरदार स्वागत हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि वो जिस रास्ते से गुजरे वहाँ भारी भीड़ जमा थी, लेकिन नेहरू जी इस चीन की इन सब दिखावों को में फंस गए। वो ये भूल गए कि चीन क्या है। चीन में कम्युनिस्ट शासन था, भारत में लोकतांत्रिक शासन, दोनों के बीच काफ़ी अंतर था। ये अंतर समझने में नेहरू जी नाकामयाब रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1957 में बर्मा के पूर्व प्रधानमंत्री ने पत्र में लिख के चेताया था, आप चीन से सीमा विवाद में दूर रहें, ध्यान दें, उनसे दूर रहें। वो आप पे गलत, आपकी सीमाओं पे गलत निगाहें डाला हुआ है। लेकिन इन सब बातों को नेहरू जी ने नकार दिया। नतीजा ये हुआ कि 1962 में भारत चीन युद्ध छिड़ा। उस वक्त भारतीय सेना और चीनी सेना की हालत में बहुत अंतर था। उस वक्त भारतीय सेना में 5 लाख सैनिक थे, चीनी सेना में 15 लाख सैनिक थे। उस वक्त भारतीय सेना के पास अस्त्र शस्त्रों को काफ़ी अभाव था। उस वक्त भारतीय सेनाओं में गर्म कपड़े की कमी थी, ठंड से हमारी सेना मर रही थी और चीनी सेना के पास AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार उस वक्त आ गए थे। उस वक्त ये हथियार लेटेस्ट था, नए नए में आया था और चीनी सेना के पास भरमार थी ऐसे हथियार, आधुनिक हथियार, गर्म कपड़े, खाने पीने की कोई समस्या नहीं। और जबकि जब भारतीय सेना के पास ये सब उतनी नहीं थी, तो युद्ध हुआ और युद्ध में भारत की पराजय हुई। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हमारी भारतीय सेनाओं ने जिस प्रकार युद्ध किया, आज तक किसी सेनाओं ने इस प्रकार युद्ध नहीं किया। एक किस्सा मैं आपको मेजर शैतान सिंह का बताता हूँ। मेजर शैतान सिंह अक्साई चीन में रेजलांग दर्रे पर तैनात थे। 2000 चीनी सैनिक आए और जबकि इनके पास मात्र 100 से 150 सैनिक थे। युद्ध हुआ, अपने आखिरी सांस तक ये लड़ते रहे और 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। चीन उस वक्त, हालांकि चीन ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन हाल के ही फिलहाल कुछ वर्षों में चीन ने ये स्वीकार किया है कि उसके इतने सैनिक मारे गए। तो हमारी बेशक पराजय हुई थी, लेकिन हमने उस पराजय से सीखा और आज हम सक्षम हैं कि चीन को हम पराजित कर सकते हैं। तो ये हमारे और चीन के बीच दुश्मनी का कारण था। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।